स्टूडेंट, आज हम एक नए टॉपिक के साथ क्लास में, इसका विषय है भारतीय न्यायिक संरचना और एक दूसरा टॉपिक है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। तो सबसे पहले जो है हम इस टॉपिक को देखते हैं भारतीय न्यायिक संरचना। जब हम अपने देश की न्यायपालिका को देखते हैं तो एक ट्रायंगल शेप की अदालती संरचना क्या है हमें दिखाई देती है, जो इस चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास है। इसके सबसे टॉप एज पर सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है, जो हमारी कैपिटल नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद प्रत्येक प्रांतों में लगभग एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, जो नॉर्मली सामान्यतः राजधानियों में होता है, लेकिन कई एग्जाम्पल ऐसे हैं जैसे उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, मध्य प्रदेश, भोपाल। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो जो उच्च न्यायालय है इनकी संख्या जो है 25 है, 25 है। और कई ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं, कई ऐसे केंद्र शासित राज्य हैं जिनका क्या है अपनी हाई कोर्ट नहीं है। आपकी जानकारी के लिए पश्चिम बंगाल का जो उच्च न्यायालय है वो कोलकाता में स्थित है और इसकी जो टेरिटरी है या जुरिस्डिक्शन है उसी के अंतर्गत क्या है अंडमान निकोबार एंड आइसलैंड उसके अंतर्गत आता है। जबकि जब हम गुवाहाटी हाई कोर्ट की बात करते हैं, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की बात करते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट के क्या है 4 राज्यों का वो एक संयुक्त उच्च न्यायालय है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राज्यों की संख्या जहां 28 है और यूनियन टेरिटरी जहां 9 है, इनकी संख्या के हिसाब से वर्तमान समय में क्या है 25 हाई कोर्ट हैं। और जो सबसे नीचे ट्रायंगल में जिसे हम बेस लाइन के नाम से जानते हैं, आधार लाइन के नाम से जानते हैं, इन्हें हम अधीनस्थ न्यायालय के नाम से जानते हैं या इन्हें हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से जानते हैं। प्रत्येक जिले में या लगभग प्रत्येक तहसील में क्या है एक अधीनस्थ न्यायालय होता है और इन अधीनस्थ न्यायालयों के माध्यम से ही क्या है हमारी न्यायिक संरचना मजबूत होती है और उसको क्या है हम अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर जो दूसरा टॉपिक है एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका का तात्पर्य हमारे देश में है कि मेरे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय होगा उसे क्या है हाई कोर्ट्स को मानना ही होगा और हाई कोर्ट्स के साथ ही साथ क्या है जो हमारे अधीनस्थ न्यायालय हैं इनको भी मानना होगा। यहाँ इस चीज का स्पष्ट होना चाहिए कि अगर एक ही जैसा वाद है तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय स्वतः ही क्या है हाई कोर्ट को मानना पड़ेगा और हाई कोर्ट के साथ साथ क्या है डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट्स हैं इनको भी मानना पड़ता है। इसके साथ ही साथ क्या है जो हमारा न्यायिक संरचना है उसमें क्या है अभिलेख न्यायालय की भी संज्ञा है। अभिलेख न्यायालय का आशय होता है कि इनकी जो सर्वोच्च न्यायालय और आपका जो उच्च न्यायालय है इनकी क्या है कार्यवाहियों को न्यायिक निर्णयों को रिकॉर्ड किया जाता है, अभिलेख के रूप में रखा जाता है और वो नीचे की अदालतों के लिए इसमें सर्वोच्च न्यायालय का हाई कोर्ट के साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और हाई कोर्ट का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए क्या है नजीर होता है, एग्जाम्पल्स होते हैं, दृष्टांत होते हैं। अभिलेख न्यायालय का आशय होता है रिकॉर्ड या जो कागजों को अच्छी तरीके से संरक्षित किया जाए ताकि जब आगे की किसी आवश्यकता हो तो हम उनको
देख सकें, समझ सकें और निर्णय ले सकें। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। भारतीय संविधान में हमारी जो न्यायपालिका है, जो अभी हमने आपको न्यायिक संरचना बताया, उसको क्या है, स्वतंत्र और निष्पक्ष रखा गया है। अगर किसी देश में, खास तौर से लोकतांत्रिक देश है और वहां पर क्या है, न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है, तो वो लोकतंत्र और संविधान की रक्षा नहीं कर सकती है। एग्जाम्पल के हिसाब से देखें, अगर कोई नेता, अगर कोई शक्तिशाली ताकतवर व्यक्ति किसी को दबा दे और वो न्यायिक उम्मीद में न्यायालयों में जाए और वहां पर भी क्या है, वो नेता का प्रभाव हो, वो व्यक्ति का प्रभाव हो और उसे न्यायिक निर्णय अच्छे ना मिले, तो फिर क्या है, वो आदमी मायूस होगा और इसकी लोकतंत्र में आस्था क्या होगी, समाप्त होगी। तो देखते हैं कि हमारी न्यायपालिका किन रूपों में निष्पक्ष है और स्वतंत्र है। तो पहला जो पॉइंट्स है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, शक्तियों का विभाजन दिया गया है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है। मैंने इसको आपको अन्य वीडियो में बताया है कि ये मॉन्टेस्क्यू का सेपरेशन ऑफ पावर, स्पिरिट ऑफ लॉज से लिया गया है। यहाँ पर क्या है, विधायिका स्वतंत्र है, कार्यपालिका स्वतंत्र है, न्यायपालिका स्वतंत्र है। ये एक 36 बंटवारा है। तीनों क्या है, संस्थान महत्वपूर्ण है लोकतंत्र के लिए, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। तो ना ये इसमें इंटरफेयर करता है, ना ये इसमें इंटरफेयर करता है, ना ही ये इसमें इंटरफेयर करता है और ना ये इसमें इंटरफेयर करता है। जब क्या है, ये संस्था विधायिका और कार्यपालिका कोई ऐसा कानून बनाते हैं जिनसे क्या है, अपनी शक्ति बढ़ती हो, तो न्यायपालिका क्या है, उनको रोकती है। क्यों रोकती है? तो सेपरेशन ऑफ पावर है, ये एक 36 विभाजन के रूप में जाना जाता है। दूसरा जो है क्या, जजों की या न्यायाधीशों की क्या है, नियुक्ति प्रक्रिया है। भारतीय संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरीके से क्या है, स्वतंत्र है, निष्पक्ष है। सामान्यतः सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पास जो नामों को पुष्टि करके भेजता है, उन्हीं नामों में से राष्ट्रपति महोदय क्या है, किसी एक नाम को सेलेक्ट कर लेते हैं और वही क्या है, भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो न्यायिक नाम दिए जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद से होकर के क्या है, राष्ट्रपति के पास जाते हैं और राष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रिपरिषद उन नामों में जल्दी खिलवाड़ नहीं करती है, खिलवाड़ नहीं करती है या उसमें इंटरफेयर नहीं करती है। जो नाम सीनियर मोस्ट होता है उसको वो सिलेक्ट करते हैं और वही क्या होता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस बनता है और राष्ट्रपति महोदय उसे संविधान की शपथ दिलाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो न्यायाधीश नियुक्त हो जाते हैं उनको हटाना काफी टफ होता है, यानी उनको हटाने की प्रक्रिया क्या है, बहुत ही कठिन होती है। उसको हटाने के लिए उस न्यायाधीश पर क्या है, कदाचार और संविधान की अवमानना का आरोप हो और उसमें जो हटाने की प्रक्रिया है हमारे संसद में है। ये संसद का एक न्यायिक कार्य होता है। उसमें किसी भी जज को, मुख्य न्यायाधीश को जब हटाना होता है तो एक सदन आरोपों को लगाता है और दूसरा सदन क्या है, उसको खोजबीन निरीक्षण करता है और निरीक्षण करने के बाद यदि वो सत्य पाता है तो राष्ट्रपति महोदय के पास वो जाता है और उसको क्या है, हटा दिया जाता है। ये आरोप लगाने के लिए भारतीय संसद के किसी भी सदन का 100 सदस्यों से हस्ताक्षर युक्त प्रपत्र जो होता है या प्रस्ताव होता है, वो या तो उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष रखा जाता है और उस पर क्या होता है, कार्यवाही होती है। कार्यवाही के दौरान दोनों सदनों के उपस्थित सदस्य जो होते हैं उनको 2/3 बहुमत से अगर पास करते हैं तो उसे क्या है, राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। यहाँ पर 2/3 का आशय जो है एक सदन ब्लेम करता है वहां पर, और दूसरे ने जब ये प्रस्ताव
हस्ताक्षर रखने के लिए आमंत्रित किया जाता है। वो आने के लिए स्वतंत्र है, वो चाहे तो क्या है अपनी जगह पर वकील को भेज सकता है और न्यायिक प्रक्रिया का सामना करे। और अगर वो दोनों सदनों के 2/3 और 2/3 बहुमत से पास हो जाता है और हमारे राष्ट्रपति महोदय का हस्ताक्षर हो जाता है, तो ये मान लिया जाता है कि उस प्रक्रिया से क्या है वो न्यायाधीश हट जाएगा, हटा दिया जाएगा। लेकिन ये एक ही सीजन में, एक ही सेशन में होना चाहिए। यहाँ सीजन नहीं, सेशन में होना चाहिए कि ये नहीं कि एक सीजन जो है वो विंटर सीजन का है या विंटर सेशन का है और दूसरा जाकर के पास हो बजट सेशन में। ऐसा नहीं, बजट सेशन है तो बजट सेशन में ही क्या है दोनों सदनों से पास हो जाना चाहिए। फिर आते हैं जो पदावधि है, यानी जिस समय वो न्यायाधीश है उसके दौरान क्या है उसमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं। इट मींस उसका वेतन नहीं कम किया जा सकता है, उसके भत्ते हैं, अलाउंसेज हैं, उन प्रकार की सुविधाओं में कोई ऋणात्मक कटौती नहीं की जा सकती है। जैसे अगर वो 100 रुपए पा रहा है तो पद की अवधि के दौरान हम चाहें कि 90 कर दें तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता है तो हमारे न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता क्या है वो प्रभावित होगी। और पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है संविधान की व्याख्या करना। यहाँ पर आशय ये है कि हमारी न्यायपालिका संविधान की क्या है गार्जियन है, यानी एक हिसाब से वो देखता है कि हमारी विधायिका, हमारी कार्यपालिका कोई ऐसा कार्य तो नहीं कर रहा है जो संविधान के विरुद्ध है, वो ज्यादा से ज्यादा अधिकार पाने की चेष्टा तो नहीं कर रहा है, या वो अगर कोई संविधान विरुद्ध कार्य करता है तो न्यायपालिका क्या है उसको तुरंत रोकती है और जहां तक वो संविधान के विरुद्ध रहता है उस सीमा तक क्या है उस कानून को संविधान विरुद्ध घोषित करके वो अपनी स्वतंत्रता और निष्पक्षता की क्या है अपनी मजबूती प्रदान करती है। इसे क्या है हम अनुच्छेद 137 के अंतर्गत देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या है अदालती संरचना, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय के रूप में है। यहाँ पर हमने आपको एकीकृत और अभिलेख न्यायालय भी बताया। इधर क्या है हमारी न्यायपालिका कैसे स्वतंत्र है, निष्पक्ष है। तो पहले हमने देखा शक्तियों के बंटवारे के रूप में, नियुक्ति प्रक्रिया के रूप में देखा, फिर हटाना उनको कितना टफ है, एक सेशन में ही पास होना चाहिए वो हटाने वाला प्रस्ताव। फिर देखिए उनकी अवधि के दौरान, कार्यावधि के दौरान कोई ऋणात्मक परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और लास्ट जो है वो गार्जियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या गार्जियनशिप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का संरक्षक है। इन मामलों से हम कह सकते हैं कि हमारा जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, निष्पक्ष है। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।